हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप में हम पहुंचे थे थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तो थियरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमने एक थियरी अपनी कवर कर ली थी। इसमें टोटल हमारी 14 थियरीज हैं, जिसमें से कि 20 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स है कि अब की बार 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसमें हमने पहली थियरी पढ़ ली थी अपनी थी जो थियरी ऑफ सोशल चेंजेस एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये हमारी पहली थियरी थी, इसको हमने पढ़ लिया था। इसका हमने एक नाम आपको और बताया था। उसके बाद पहली थियरी के बाद फिर हम अपने ये दूसरी थियरी पे आते हैं। दूसरी थियरी हमारी क्या है? दूसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अब हम आज क्या पढ़ेंगे? अपनी दूसरी थियरी पढ़ेंगे। हम पहली थियरी कवर कर चुके थे, आज हम अपनी दूसरी थियरी पर आएंगे। और दूसरी थियरी हमारी है क्या? कि थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी दूसरी थियरी है। टोटल जैसा भी हमने आपको बताया कि इस थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी टोटल 14 थियरीज हैं। ये शुरू की 2-3 थियरीज काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, उसके बाद छोटी छोटी थियरी हैं। ये आपकी एक क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है, चाहे आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाएं, चाहे एक क्वेश्चन आए 20 नंबर का। तो ये क्वेश्चन फिक्स है इससे। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, जिसमें से हम एक थियरी पढ़ चुके हैं अपनी पहली वाली। आज हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी थियरी। दूसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस थियरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थियरी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसका कि पहला पार्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, ट्रेडिशनल थियरी कह सकते हैं। जिसका पहला पार्ट है ट्रेडिशनल थियरी और दूसरा पार्ट है मॉडर्न थियरी। इसमें पहला पार्ट ट्रेडिशनल थियरी है और दूसरा पार्ट मॉडर्न थियरी है। जो हमारा पहला ट्रेडिशनल थियरी है, ट्रेडिशनल थियरी कौन दिया था? ट्रेडिशनल थियरी वाज गिवन बाय रिचर्ड कैंटलिन। ट्रेडिशनल थियरी कौन दिए थे? रिचर्ड कैंटलिन दिए थे। अब आप रिचर्ड कैंटलिन का नाम पहले भी सुने होंगे। ये कौन है? ये फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो रिचर्ड कैंटलिन ने हमारी ट्रेडिशनल थियरी दिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच दिया था। और ये जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच वाज गिवन बाय J.R. हैरिस एंड G.F. पेपनिक। ये दोनों लोग ने क्या दिया था? मॉडर्न अप्रोच दिया था। इसको 2 लोगों ने दिया था, फिर से हम उनका नाम जान लेते हैं, J.R. हैरिस एंड G.F. पेपनिक। ये 2 लोग थे जो कि हमारा मॉडर्न अप्रोच दिए थे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैंटलिन, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who produces things at a fixed price or certain price but sells it at an uncertain price। रिचर्ड कैंटलिन क्या कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? कि एक इकोनॉमिक एजेंट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुराना है, कि उन्होंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, जो कि जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक सर्टेन प्राइस पे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिक्स्ड प्राइस पे। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है। वो फिक्स्ड प्राइस पे प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो सेल करते हैं वो अनसर्टेन प्राइसेस पे करते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस कुछ फिक्स नहीं होती उनकी। ये कौन सा अप्रोच था? ट्रेडिशनल अप्रोच था हमारा। दिस हैपेंस ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये क्यों होता है कि सर्टेन प्राइस की मतलब फिक्स्ड प्राइस पे वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और अनसर्टेन प्राइस पे बेचते हैं? क्योंकि क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ठीक। अलॉन्ग विद द लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। और क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी कम है उनके पास। तभी ये, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तब उतना ज़्यादा कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्किल थी नहीं लोगों के पास। तो क्या है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये रिचर्ड कैंटलिन का कहना है। और ये इन्होंने बताया कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मतलब कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। कि दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाई ए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिचर्ड कैंटलिन ने कहा कि हम अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, इन्वेंट्री मतलब सब समझते होंगे, मैनेजमेंट मतलब सब समझते होंगे। तो अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें तो क्या होगा? इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल जाएगा। टू स्टोर द एक्सेसिव गुड्स एट द सेम प्लेस एंड मेक इट अवेलेबल फॉर सेलिंग ओनली व्हेन द डिमांड इज हाई। रिचर्ड कैंटलिन ने कहा कि अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लेते हैं, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लेते हैं, और जो ये एक्सेसिव गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको अगर हम रख लेते हैं, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हम इसकी सेलिंग करके हाई ग्रोथ कर सकते हैं। जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तब हम इसको बेच देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस कंडीशन से, जैसे कि जो ये फिक्स्ड प्राइस पे बनाना, फिर अनसर्टेन प्राइस पे कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है, आप बेच दे रहे हैं,
इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करिए, जिससे क्या होगा कि जो एक्सेसिव गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक सर्टेन प्लेस पे स्टोर करके रख लेंगे, जब डिमांड उसकी ज्यादा होगी तब हम उसको बेच देंगे। ये रिचर्ड कैंटलिन का अप्रोच था। रिचर्ड फिर से देखते हैं, रिचर्ड कैंटलिन ने कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये गुड्स को एक सर्टेन फिक्स्ड प्राइस पे सर्टेन प्राइस पे प्रोड्यूस करते हैं और एक अनसर्टेन प्राइस पे बेच देते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल की कमी है। और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, जो गुड्स हमारे पास एक्सेस गुड्स बच रहे हैं उसको हम कहीं पे रख दें और फिर जब हाई डिमांड आए तो उसको हम बेच सकें। उसके बाद क्या था कि दिस थियरी कैन बी वेल कनेक्टेड विद द इंडियन फार्मर्स एंड इट्स सिचुएशन। इनका क्या कहना है? अब ये थियरी क्या है कि ये जो इंडियन फार्मर्स है इनसे काफी ज्यादा कनेक्ट करती है। क्यों कनेक्ट करती है? क्योंकि इंडियन फार्मर्स क्या है कि ये एक इनका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, मतलब एक सर्टेन कॉस्ट पे ये प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, कभी कम प्राइसेस पे बेचते हैं, कभी ज्यादा प्राइसेस पे बेचते हैं, तो ये इनके लिए ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच suggested by J.R. Harris and G.F. Papenick, there are certain steps that must be followed by an entrepreneurs and the government of the country to boost up the pace of economic development. J.R. Harris और G.F. Papenick ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को और गवर्नमेंट्स को फॉलो करने चाहिए टू बूस्ट अप द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पेस मतलब रफ्तार से, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके एक बहुत तेजी रफ्तार से। तब इनका देखते हैं हम वो स्टेप्स क्या क्या थे कि जिसके लिए वो कह रहे थे कि बूस्ट कर सकते हैं इकोनॉमी को। ठीक, अब मॉडर्न अप्रोच कौन दिया था? J.R. हैरिस और G.F. पैपनिक। तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला स्टेप था स्टेप दैट मस्ट बी टेकन इन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल अवेलेबल करे, गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल अवेलेबल करवाए चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि ज्यादा इंटरेस्ट उस पर ना लगाए, चीप रेट पे कैपिटल वो अवेलेबल करवा दे। इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसके बाद दूसरा क्या था कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट क्या करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाए। तीसरी थी गिविंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव फॉर अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तीसरे क्या था कि इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे और इंसेंटिव्स दे ये नए एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि अगर जब गवर्नमेंट क्या है जब सब्सिडी देने लगेगी और इंसेंटिव्स देने लगेगी कि नए एंटरप्रेन्योर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे कि हम भी चल के कोई अपना बिजनेस करते हैं, हमको भी सब्सिडीज मिलेगी और ये इंसेंटिव्स मिलेगी। तो क्या वही था कि गिविंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर अटेंडिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद क्या है कि अकॉर्डिंग टू देम द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू देम मतलब J.R. हैरिस एंड G.F. पैपनिक, द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इनके कहने के अनुसार क्या था कि जो कंट्री की ग्रोथ होती है ये टोटली डिपेंड होती है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे। ये कौन कह रहे थे? ये J.R. हैरिस और G.F. पैपनिक कह रहे थे। फिर से हम मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। क्या था कि मॉडर्न अप्रोच में क्या बताया था कि देयर आर सर्टेन स्टेप दैट मस्ट बी फॉलोड बाय एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, जो कि क्या करेगा, बूस्ट अप द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस को वो बूस्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए अभी 4% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है तो बूस्ट करके उसको 6 से 10% या 12% तक पहुंचा देगा। अब उसमें स्टेप्स कौन कौन से चाहिए थे जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे? पहले स्टेप था कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी करवाए चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि कम से कम इन ब्याज दरों पे कैपिटल दिया जाए। दूसरा क्या था कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट करवाए। तीसरा था गिविंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, सब्सिडीज और इंसेंटिव्स देना नए एंटरप्रेन्योर्स को। ये 3 स्टेप्स थे। उसके बाद ये J.R. हैरिस और G.F. पैपनिक ने बताया कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए
वो किसी भी कंट्री अपने ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है, ये इनका कहना था। तो जैसे अब इनकी ये थियरी दी है अपनी, और अब इनकी थियरी के क्रिटिसिज्म क्या क्या थे, क्योंकि क्या होता है कि हमारी कोई भी चीज हो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। तो हम तो अच्छाई पर लिए अपने थियरी के बताए क्या क्या। अब हम देखते हैं कि इनकी थियरी में बुराइयां क्या क्या थी, इनके क्रिटिसिज्म क्या क्या थे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि अकॉर्डिंग टू देम ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज हैव पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर। इनके अनुसार क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वही सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि कैपिटल होनी चाहिए और ये डेवलप्ड पर्सन होनी चाहिए। तो इनकी थियरी का जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि अकॉर्डिंग टू देम ओनली द डेवलप्ड कंट्री हैज पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर। इनके अनुसार की जो डेवलप्ड कंट्री है वही सिर्फ ग्रो कर सकती हैं। दूसरा क्या था, दियर एम्फेसिस वाज नॉट ऑन इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया कि ये टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, टेक्नोलॉजी पे। नहीं टेक्नोलॉजी पे नहीं, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो ये अपनी थियरी में कहीं इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का और स्किल डेवलपमेंट का कोई भी जिक्र नहीं किए। और तीसरा, दे इग्नोर्ड पर्सनल स्किल्स। इन्होंने पर्सनल स्किल्स को इग्नोर किया और न्यू टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया। अब देखिए, इन्होंने एक चीज लेके चले, ये उसके साथ साथ ये इनोवेशन को इग्नोर कर दिए, क्रिएटिविटी को इग्नोर कर दिए, स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिए। उसके बाद फिर पर्सनल स्किल और टेक्नोलॉजी को भी ध्यान नहीं दिए। उसके बाद क्या था कि आगे ये हमारा था इनका क्रिटिसिज्म। ये हमारी दूसरी थियरी थी, ये हमारी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब अगली थियरी हम पढ़ेंगे कि थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन एंड ट्रेड साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं तो वीडियो, ये थियरी थोड़ी लंबी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा कि थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या था कि इसमें ये थियरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दिया था, रिचर्ड कैंटरलिन ने दिया था। मॉडर्न अप्रोच हमारा, इसमें दो लोग थे, जे.आर. हैरिस और जी.एफ. पेपनिक। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता कि रिचर्ड कैंटरलिन ने क्या कहा, रिचर्ड कैंटरलिन ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, लेकिन उसको अनसर्टेन प्राइस पे सेल कर देते हैं। ये होता क्यों है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का लैक करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि इससे हम छुटकारा, मतलब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें तो जो हमारी एक्सेस ऑफ स्टॉक्स है उसको अगर हम रख लें तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो हम बेच सकते हैं, तो इससे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहा, ये थियरी क्या है कि फार्मरों से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, इंडियन फार्मर से। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच आया। मॉडर्न अप्रोच में क्या था कि मॉडर्न अप्रोच जे.आर. हैरिस और जी.एफ. पेपनिक ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स बताए कि जिसको गवर्नमेंट को और एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करने चाहिए, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो पेस है वो बूस्ट होगा। तो वो स्टेप्स कौन कौन से थे, जिसमें कि पहला स्टेप था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका कहना था कि जो कैपिटल का ये गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कैपिटल दे एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना हो उसका। दूसरा था कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो कंट्रीज में। और तीसरी बात क्या थी कि गिविंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने क्या कहा कि सब गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडीज दे और इंसेंटिव्स दे, जिससे नए नए लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अट्रैक्ट हों। According to them, the growth of a country is only dependent on the growth of industries. इन्होंने कहा कि जो कंट्री की ग्रोथ है वो टोटली डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे। तो फिर इनकी थियरीज के कुछ क्रिटिसिज्म भी निकल के आए, जिससे पहला था कि अकॉर्डिंग टू देम ओनली द डेवलप्ड कंट्री है द पोटेंशियल टू गो फर्दर। इनके अनुसार जो डेवलप्ड कंट्री है वही आगे बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। और दियर एम्फेसिस वाज नॉट ऑन, इनका जो एम्फेसिस था, जो थियरी थी, वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर कर रही थी। और उसके बाद दे इग्नोर्ड पर्सनल स्किल्स, जो पर्सन की पर्सनल स्किल्स हैं उसको ये टोटली इग्नोर किए और न्यू टेक्नोलॉजी को इग्नोर किए। ये सिर्फ मेन फोकस किस पे किए, कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सब्सिडीज पे, इसी तीन पे ये सिर्फ मेन फोकस किए अपना।
जिसमें से ये पर्सनल स्किल छोड़ दिए, न्यू टेक्नोलॉजी छोड़ दिए, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन सब का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो ये थी हमारी थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी थियरी। अब हम आपको बताया हमने कि अगली थियरी में हम क्या पढ़ेंगे, थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन एंड ट्रेड साइकिल, जो कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है। इसको हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए जिससे कि उनका भी कुछ लाभ हो।